अम, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्किल ग्रैबिट क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक सभी बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आपका सपना तो होगा ही कि सरकारी नौकरी, यूपीएससी, एसएससी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी तो कर ही रहे होंगे आप सभी। तो इसके लिए हम आपके लिए आज टॉप 60 जीके जीएस के क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और हर परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, जीके जीएस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और स्किल ग्रैबिट क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो एंड ऑप्शन डी हड़प्पा। चलिए बताइए सभी लोग फटाफट से, क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर बताना है आपको, कौन सा था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लोथल। ठीक है, लोथल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, सामवेद या फिर शतपथ ब्राह्मण? चलिए बताइए सभी लोग फटाफट से, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं हम। तो आपका जो सत्यमेव जयते जो लाइन है, यह उपनिषद से तो लिया गया है, बट ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं हम। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बुद्ध, धम्म, संघ। ऑप्शन बी सत्य, अहिंसा, करुणा। ऑप्शन सी ज्ञान, कर्म, भक्ति। ऑप्शन डी सील, समाधि, प्रज्ञा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? है ना, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या हो जाएंगे? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ए होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो बुद्ध है, धम्म है और संघ है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे क्या पूछ रहा है? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था फर्स्ट टाइम? क्या अशोक ने किया था? ऑप्शन बी बिंदुसार ने किया था। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था या फिर ऑप्शन डी बिंबिसार ने किया था? चलिए बताइए ऑप्शन बी और डी ध्यान से, ये बिंदुसार है और ये बिंबिसार है। चलिए फोर्थ का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? तो आइए देखते हैं हम। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा और बाकी सभी ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी जॉन मार्शल एंड ऑप्शन डी दयाराम साहनी। चलिए पांचवे का आंसर करिए सभी लोग और बाकी सेशन पे जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक, वीडियोस को लाइक जरूर करें और अगर सेशन हमारा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा स्किल ग्रैबिट क्लासेस को। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का हम करेक्ट आंसर देखते हैं। तो आपका अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था? जेम्स प्रिंसेप था, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पे हम चलते हैं। क्या पूछा है? गुप्त काल में स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर ऑप्शन डी कुमार गुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? फटाफट से सभी लोग आइए देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही गुप्त काल में उसको क्या बोला जाता था? स्वर्ण युग बोला जाता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में क्या पूछ रहा है आपसे? हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो मतलब हर्षचरित किसने लिखा है? कालिदास ने, बाणभट्ट ने, भवभूति ने या फिर विशाख दत्त ने? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्या हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर सात, सात का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आठवें पे चलते हैं हम।
खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी चंदेल एंड ऑप्शन डी चालुक्य। तो बताइए खजुराहो का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो 8वें का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चंदेल ने बनवाया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी चांद बीबी, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान एंड ऑप्शन डी मुमताज महल। चलिए क्वेश्चंस आपके बहुत ही बेसिक लेवल से हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। चलिए 9th का आंसर करिए। आइए देखते हैं हम। तो करेक्ट आंसर की पहली महिला शासिका तो आपकी रजिया सुल्तान थी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने, हरिहर और बुक्का ने, राम राय ने या फिर देवराय प्रथम ने? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10th। सभी लोग फटाफट से कमेंट करिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए 10th का आंसर तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ठीक है, आपके हरिहर और बुक्का ने की थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 11th, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1761 ईस्वी या फिर 1576 ईस्वी? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11th, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो आइए देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 ईस्वी, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट 12 नंबर पे चलते हैं हम। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने? तो दीन ए इलाही से आपको पता चला है कि ये मुगल साम्राज्य का है। तो मुगल साम्राज्य में किसने स्टार्ट किया था इसको? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर? चलिए बताइए 12वें का आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग। और फाइनली आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि टोटल 60 क्वेश्चंस में से आप सभी के कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं। तो 12 का जो करेक्ट आंसर है आपका सी हो जाएगा, अकबर। अकबर ने ही दीन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे हम चलते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1857 एंड ऑप्शन डी 1905 ईस्वी। चलिए बताइए, ये एग्जाम ओरिएंटेड आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए 13th, तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट 14 पे हम चलते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1919 या फिर 1947? चलिए बताइए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 14 नंबर, सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपका 1885 ऑप्शन ए होगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम चलते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर भगत सिंह? ऑप्शन ए बी सी डी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। चलिए बताइए फटाफट से, सभी लोग कमेंट करिए और चैनल पे जो भी नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 15, करो या मरो, सभी लोग बताइए। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? चलिए सभी लोग बताइए। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, महात्मा गांधी का है ये स्टेटमेंट। करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कब, तो 8 अगस्त 1942 को दिया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे हम चलते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शनि और शुक्र? चलिए बताइए कौन सा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह? क्वेश्चन नंबर 16, सभी लोग आंसर करिए 16वें का। आइए देखते हैं हम। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। आइए, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? ध्रुव तारा, सीरियस, सूर्य या फिर प्रोक्सिमा सेंटोरी? चलिए, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा बताना है आपको कौन सा है।
आइए देखते हैं हम 17 का करेक्ट आंसर आपका सूर्य हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट तारा सूर्य है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है, सबसे अधिक मात्रा? क्या ऑक्सीजन की है, कार्बन डाइऑक्साइड की है, नाइट्रोजन की है या फिर आर्गन की है? चलिए 18 नंबर का बताइए। तो आइए देखते हैं हम, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन की है। और कितनी है? 78% होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन की मात्रा 21%। और बचा हुआ जो 1% है, तो इसमें अदर गैसेस आ जाते हैं आपके जो भी हैं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, सल्फर, ऐसे बहुत सारे गैसेस, ये बस यही 1% में आते हैं। चलिए नेक्स्ट 19 पे चलते हैं हम। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, नील, गंगा, मिसिसिपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बताइए सभी लोग। सबसे लंबी नदी बतानी है, ध्यान से पूछा है सबसे लंबी नदी। तो लंबी नदी के लिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नील नदी क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 20, क्या कह रहे हैं? भारत का मानक समय किस रेखांश से लिया जाता है? 82.5 डिग्री ईस्ट, 80 डिग्री ईस्ट, 85.5 डिग्री ईस्ट या फिर 90 डिग्री ईस्ट? चलिए बताइए, पूछा है भारत का मानक समय किस रेखांश से लिया जाता है। आइए देखते हैं, 20वें का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट में, ठीक है, भारत का मानक समय लिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 21 नंबर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। चलिए बताइए, कर्क रेखा, जैसे ये अर्थ है आपका, ठीक है, तो ये इक्वेटर, ये आपका कर्क और मकर रेखाएं। ठीक है, चलिए बताइए, कर्क रेखा पूछा है आपसे, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में कर्क रेखा। ठीक है, आइए 22वें पे चलते हैं हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान, 6ठा स्थान, 7वां स्थान या फिर 8वां स्थान? चलिए बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 22, तो विश्व में भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन 23 नंबर पे चलते हैं हम। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? क्या भारत में स्थित है, नेपाल में है, चीन में है या फिर भूटान में है? चलिए 23वें का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ना, कितना है? 8,848 मीटर है ये। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, या फिर कहीं कहीं आपको 8,850 मीटर भी देखने को मिलता है। तो कहाँ पे है ये? तो 23 का जो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, नेपाल में स्थित है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन 24 पे चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य या फिर सतपुड़ा? चलिए 24 नंबर बताइए, क्या हो जाएगा? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला बताना है, पुरानी पर्वत श्रृंखला। तो 24 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरावली, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अरावली ही क्या है? सबसे पुरानी श्रृंखला है। आइए 25 नंबर पे चलते हैं हम। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कृष्णा नदी को, कावेरी नदी को, गोदावरी नदी को या फिर नर्मदा नदी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बताइए आप सभी, है ना, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा? आइए देखते हैं हम, 25 का जो करेक्ट आंसर आपका गोदावरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। गोदावरी को ही क्या हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए 26 नंबर पे चलते हैं हम। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, यमुना नदी पर या फिर सिंधु नदी पर? माजुली द्वीप बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए बताइए, माजुली नदी किस माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? आइए देखते हैं, तो माजुली द्वीप आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी पर, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ऑप्शन बी वाले बहुत ही शानदार जवाब। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मासिनराम, शिलोंग और दार्जिलिंग? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो 27 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मासिनराम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट, 28, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी,
काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए आप सभी क्या हो जाएगा। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। काली मिट्टी है ना, ब्लैक सॉइल आपकी कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में, असम में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में। चलिए बताइए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा आपका एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है ये। चलिए बताइए कहाँ है ये। तो ये आपका ऑप्शन बी असम, असम में ये है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे है ये, असम में है। आइए क्वेश्चन नंबर 30, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। गोबी, सहारा, थार या फिर कालाहारी। चलिए 30वां बताइए आप सभी क्या हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। आइए देखते हैं, भारत का पूछा है तो ऑप्शन सी थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने 30 क्वेश्चंस को कर लिया है। आप फटाफट से एक बार कमेंट करके बताइए कि 30 क्वेश्चंस में से किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चंस में से किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले 30 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। टोटल सेशन में आपका 60 क्वेश्चंस है और ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आइए क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। चलिए बताइए क्या पूछा आपसे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भारतीय संविधान सभा में कौन थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आइए 32 नंबर पे चलते हैं हम। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950। चलिए 32 नंबर बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी को पता होता है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे हम चलते हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है। चलिए बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम ओरिएंटेड है ना। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 5 में। ऑप्शन ए बी सी डी। चलिए फटाफट से सेलेक्ट करिए और कमेंट करिए सभी लोग, 33 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम, 33 का जो करेक्ट आंसर आपका बी होगा, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। किसमें, भाग 3 में। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे हम चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर निश्चित ही नहीं है। चलिए 34 का बताइए आप सभी। देखिए कार्यकाल राष्ट्रपति का पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 5 वर्ष ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर बताइए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर अस्थाई सदन आजीवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बताइए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। आइए देखते हैं। अब वो आपसे पिछली बार क्या पूछा था, राष्ट्रपति का 5 वर्ष, बट राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं तो उनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे हम चलते हैं। लोकसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। 545, 550, 552 या फिर 500। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा। लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा अधिकतम पूछा है तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 550, ठीक है। 550 आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट 37 नंबर पे चलते हैं हम। भारतीय संविधान के कितने अंग हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपके कमेंट का आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आइए देखते हैं हम। तो 37 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, इसीलिए भारतीय सभा के 3 अंग। आइए नेक्स्ट 38,
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट की, है ना, जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? चलिए 38 नंबर का आंसर करिए, क्या हो जाएगा सभी लोग फटाफट से। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है। आइए 39 नंबर पे, पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर कौन सा है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम? चलिए 39 नंबर बताइए, पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो आइए 39 का आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ही आपका पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षा का अधिकार, है ना, राइट टू एजुकेशन, आरटीई अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005, 2009, 2010, 2012? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 40, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? तो आपका क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, है ना, 2010 में लागू हुआ था। आइए बस आपके 20 क्वेश्चन और बचे हैं, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्या पूछा आपसे? भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष? चलिए बताइए, मताधिकार का मतलब क्या है कि जब आप वोट कर सकते हैं, ठीक है, चुनाव में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं वोटिंग के लिए, तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 18 वर्ष, है ना। अगर आपकी एज 18 ईयर्स की है तब वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइए 42 पे चलते हैं हम, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देखिए ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। क्या नीति निर्देशक तत्व आपका अमेरिका से लिया गया है, या फिर ब्रिटेन से, या फिर आयरलैंड से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से? चलिए 42 सभी लोग फटाफट से कमेंट करिए, और सेशन अगर अच्छा लगे, ठीक है, तो आप लाइक जरूर करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप स्किल ग्रेविड क्लासेस को, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। आइए 42 नंबर के क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन सी आयरलैंड करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। आइए 43 पे चलते हैं हम, भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? चलिए बताइए, 29 राज्य, 7 केंद्र शासित, 28 राज्य 8, 28 राज्य 9 या फिर 27 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग फटाफट से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 43। आइए देखते हैं हम, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। वर्तमान में राज्य में कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे हम चलते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? चलिए 44 नंबर बताइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आइए 44 का करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? चलिए बताइए, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? राज्य का अपना एक धर्म होना, ऑप्शन बी राज्य का अपना कोई धर्म न होना, ऑप्शन सी बहुसंख्यक धर्म को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन डी सभी धर्मों पर प्रतिबंध लगाना? चलिए धर्मनिरपेक्षता बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राज्य का अपना कोई धर्म न होना, ठीक है, ये है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, ठीक है। आइए 46 पे चलते हैं हम, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तथ्यों को रटाना, सभ्य और जिम्मेदार नागरिक बनाना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना, या फिर केवल इतिहास की जानकारी देना? चलिए बताइए, क्या मुख्य उद्देश्य हो सकता है सामाजिक विज्ञान का? आइए देखते हैं हम, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सभ्य और जिम्मेदार नागरिक बनाना, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान को किससे जोड़ा जाना चाहिए? पाठ्य पुस्तकों से, स्कूल के बाहर के जीवन से, केवल शिक्षकों से, या फिर इंटरनेट से? 47 नंबर, चलिए बताइए 47 नंबर क्या हो जाएगा?
आइए देखते हैं हम 47 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48, इतिहास पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रयोगशाला विधि, कहानी विधि, प्रयोग विधि या फिर गणितीय विधि? चलिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 48 बताइए। देखिए हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, तो हिस्ट्री आपकी स्टोरी के जैसे पढ़ी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो चीजें पास्ट में हो चुकी हैं। तो आपकी कहानी विधि मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगी, तो 48 का करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट 49, भूगोल शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है? रेडियो, ग्लोब मानचित्र, टेप रिकॉर्डर और समाचार पत्र। देखिए भूगोल पूछा है, ज्योग्राफी है ना, तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्या चाहिए? ग्लोब और मानचित्र चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं हम। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को फेल करना, छात्रों के विकास का आकलन करना, छात्रों को डराना या फिर केवल ज्ञान का परीक्षण? चलिए 50 नंबर बताइए क्या हो जाएगा? सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य, तो 50 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, छात्रों के विकास का आकलन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट, प्रोजेक्ट विधि है ना, के जनक कौन है? प्रोजेक्ट मेथड के जनक क्या जॉन डीवी है, मौरिया मॉन्टेसरी है, डब्ल्यू एच किलपैट्रिक है या फिर फ्रेडरिक फ्रोबेल है? 51 नंबर, तो प्रोजेक्ट विधि के जनक किसको माना जाता है? डब्ल्यू एच किलपैट्रिक को माना जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 52 पे हम चलते हैं। कक्षा में लोकतांत्रिक पर्यावरण का लाभ है क्या? कड़ा अनुशासन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बढ़ावा, शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण, रटने की आदत। चलिए बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर? तो 52 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना। यही क्या है? कक्षा में लोकतांत्रिक पर्यावरण का लाभ। ठीक है, आइए 53 पे चलते हैं हम। उपचारात्मक शिक्षण है ना, रेमेडियल टीचिंग किसके लिए होता है? होशियार छात्रों के लिए, कमजोर छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए या फिर अभिभावकों के लिए? चलिए क्वेश्चन नंबर 53 बताइए। तो 53 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कमजोर छात्रों के लिए होता है उपचारात्मक शिक्षण। आइए 54, रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? सत्र के अंत में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया के दौरान या फिर केवल शुरुआत में या फिर कभी किया ही नहीं जाता है? चलिए 54 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आइए 55, खुली किताब परीक्षा ओपन बुक एग्जाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा को आसान बनाना, रटने की प्रवृत्ति को कम करना, नकल को बढ़ावा देना या फिर समय बचाना? चलिए बताइए 55 नंबर सभी लोग क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं 55 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, रटने की प्रवृत्ति को कम करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए आइए 56 पे चलते हैं हम। क्या पूछा से? सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रीय भ्रमण फील्ड फील्ड ट्रिप क्यों महत्वपूर्ण है? मनोरंजन के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव के लिए, समय बिताने के लिए या फिर शिक्षक को आराम देने के लिए? क्षेत्रीय भ्रमण के रेफरेंस में बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 56। आइए 56 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाए, क्योंकि जब आप फील्ड ट्रिप में जाओगे, क्षेत्रीय भ्रमण करोगे सामने से, तो आप प्रत्यक्ष अनुभव करोगे, चीजों को सामने से देखोगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए 57, एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कठोर अनुशासन, विषय का ज्ञान और संवाद कौशल, केवल अधिक होमवर्क देना या फिर छात्रों की उपेक्षा करना? चलिए 57 नंबर आंसर करिए क्या हो जाएगा सभी लोग फटाफट से। और एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बताइए 57, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विषय का ज्ञान और संवाद कौशल। ठीक है, विषय का ज्ञान और संवाद कौशल ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, समावेशन इंक्लूजन का शिक्षा में क्या अर्थ है? केवल विकलांग बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, लड़कियों के लिए अलग स्कूल या फिर केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 58 सभी लोग फटाफट से। आइए देखते हैं 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी बच्चों को समान अवसर देना। यही क्या है?
इंक्लूजन है, समावेशन का शिक्षा है, ठीक है, यही क्या उसका अर्थ है। आइए 59, बच्चों के समालोचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग कैसे विकसित की जा सकती है? रटने से, चर्चा और वाद विवाद से, खामोश रहने से, या फिर केवल व्याख्यान सुनने से? चलिए 59 आंसर करिए सभी लोग, क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं हम 59 का करेक्ट आंसर आपका चर्चा और वाद विवाद से होता है। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होगी? जब बच्चे चर्चा करेंगे, वाद विवाद, कन्वर्सेशन करेंगे, तब ये चीजें क्या होती हैं? बढ़ती हैं। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। और अभी तक जो भी चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, और जो यहाँ तक रुके हैं, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और एक बार सेशन को आप लाइक शेयर जरूर करिए, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। चलिए बताइए, पोर्टफोलियो क्या है? एक प्रकार की परीक्षा, छात्र के कार्यों का एक क्रमबद्ध संग्रह, एक पाठ्य पुस्तक, या फिर शिक्षक की डायरी? चलिए 60 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? तो छात्र के कार्यों का क्रमबद्ध संग्रह, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपके 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, जिसको भी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। और आपके जो लास्ट के क्वेश्चन है, तो आपके सीटेट एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, है ना? तो इसीलिए, और आप बाकी स्किल ग्रेबिट क्लासेस पे जो भी नए हैं, ठीक है, वो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। चलिए मिलते हैं हम आपको ऐसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, थैंक यू सो मच।